In today's lecture, we are going to see this derivation of nuclear binding energy और उसके बाद हम कुछ सम्स करने वाले हैं। तो पहले ये डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है वो पर्टिकुलर डेरिवेशन। यहाँ पे क्या लिखा है, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि एक एटम को या बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट स्टेज से ब्राउन स्टेज पे कैसे लाया जाए, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी लगता है हमें एक इलेक्ट्रॉन को एक ग्राउंड स्टेट तक लेके आने के लिए। बट फिलहाल ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का डेरिवेशन है, उसका और ये पर्टिकुलर पैराग्राफ को कुछ लेना देना नहीं है। द मेन अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो सबसे पहली बात यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट द मास ऑफ न्यूक्लियस is not equal to the mass of nucleons। अब ये कैसे पॉसिबल है कि न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और वो दोनों का मास इक्वल नहीं है। इनफैक्ट हमें ऐसा लगेगा कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो मास ऑफ न्यूक्लियस से कम होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स तो होते ही है, साथ में शायद कुछ और चीजें भी होगी, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज बेसिकली डेल्टा एम, इट इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। सो दैट मीन्स न्यूक्लियस का मास जो है वो कम है। इफ आई कैन रीराइट द स्टेटमेंट, इज लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नाउ सो व्हाट इज बेसिकली द प्रॉब्लम हियर, या डिफेक्ट क्या है। तो हम मान लेते हैं कि एक मास डिफेक्ट करके एक टर्म डिराइव करते हैं विच इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द मास डिफेक्ट, जिसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो डेल्टा एम है, एक्सक्यूज मी, उसे हम मास डिफेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। सो अब ये 15.4 इक्वेशन कैसे आया, where delta m is equal to z into mp plus n into mn minus n। तो यहाँ पे z stands for atomic number, n stands for the number of neutrons। Okay, so n will be nothing but a minus z। Let us go to the basic। ये आपने previous standards में स्कूल सेक्शन में पढ़ा है कि a stands for atomic mass number and Z stands for atomic number. Correct? So atomic number is nothing but the number of protons or number of electrons. So it is number of protons, and atomic mass number is sum of number of protons and neutrons. Neutrons are electrically neutral particles which are present in the nucleus. So obviously, if I want to calculate n, which is number of neutrons, it will be nothing but a minus z। आई होप ये क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये तीन पॉइंट्स को समझ लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो a माइनस जेड होने वाला है। तो इसीलिए जब हम मास डिफेक्ट का बात करते हैं, तो मास डिफेक्ट मतलब अभी अभी हमने देखा कि इट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होता है, सॉरी, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों। तो इट इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। सो mass of nucleons is given by this first and second term। Okay, so that is z, z is the number of protons into mass of each proton, plus n, where n is the number of neutrons।
So number of neutrons into mass of each neutron. So एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक एलिमेंट है जिसमें 5 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है फॉर एग्जांपल। सो ये एलिमेंट के न्यूक्लियॉन्स का मास क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल बी 5 into mass of each proton plus 6 into mass of each न्यूट्रॉन। तो उसी को तो जनरलाइज किया है ना यहाँ पे। ये जो Z है वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और ये जो N है वही तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो इसीलिए दिस विल बी द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। Correct? 5 into mass of proton plus 6 into mass of neutron, because this is the number of neutrons and this is the number of protons. So coming back to delta M is mass of nucleons minus mass of nucleus. अब अगर मास डिफेक्ट समझ में आ गया तो बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तो m जो है यहाँ पे डेल्टा m ले लेंगे, तो डेल्टा m की जगह पे ये वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ पे, और ये जो सी स्क्वायर है वो एज इट इज रखा है। अब वापस थोड़ा सा और जनरलाइज करने के लिए, वैसे हम इसी को बाइंडिंग एनर्जी का फाइनल इक्वेशन मान सकते थे, बट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हाइड्रोजन का यूज किया है जनरल इक्वेशन ऑब्टेन करने में। तो यहाँ से 15.15 से 15.16 पर कैसे आया जा सकता है? तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे उन्होंने एक बार ZMC को ऐड किया है, ZME को ऐड किया है और यहाँ पे ZME को सब्ट्रैक्ट किया है। बाकी आप देखेंगे तो सेम टर्म्स है। लेट अस ऑब्जर्व दिस ZMP इज ओवर हियर, this n into m of n is over here and this minus m is over here. So which are these extra terms? Plus ZME and अगर ब्रैकेट ओपन किया जाए तो ये माइनस ZME। तो एक्चुअली उतना ही चेंज किया है और उसके बाद ये कैसे लिख लिया ये स्टेटमेंट। तो ये n इंटू एम एन एज इट इज रहेगा। अब ये जो चीज है यहाँ पे अगर मैं z को कॉमन ले लूँ फर्स्ट और सेकेंड टर्म में, तो z बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम इसे मास ऑफ हाइड्रोजन बुला सकते हैं और z तो बाहर निकाल दिया था, ये एज इट इज है। और ये जो है ये है मास ऑफ न्यूक्लियस और ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम मान सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास है जिसका एटॉमिक नंबर होगा A और एटॉमिक नंबर होगा Z और एटॉमिक मास नंबर होगा A। So that is how we got this particular final equation. The last part I will still clear it once again. ये जो स्टेटमेंट मिला है हमको इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में z को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा mp plus me, but mp plus me is nothing but mass of hydrogen, because hydrogen has one proton and one electron. This is as it is, and the last part is m plus zme. So zme is the mass of electron और z times मतलब एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है मास ऑफ न्यूक्लियॉन। तो इससे बन जाता है ये मास ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास नंबर A।